तो हमारे पास ये जो एंट्रोपी होती है, अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें एंट्रोपी चेंज देखने को नहीं मिलता है। उसमें हमें एंट्रोपी चेंज क्यों नहीं देखने को मिलता है? ना तो उस सिस्टम में बाहर से आपकी कोई हीट अलाउड होती है, ना अंदर से हीट आपकी बाहर को जा सकती है। तो हम क्या बोलेंगे, देयर विल बी नो चेंज इन हीट। तो अगर वहां पे जो हीट चेंज है वो हमारा डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 हम वहां पे कंसीडर करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम के अंदर ना तो बाहर से हीट अलाउड होती है, ना ही अंदर से बाहर को हीट आपकी जा सकती है। तो उस केस में एंट्रोपी चेंज हमारा जो 0 होता है। और हमने जो एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं वो हम डिफाइन करते हैं डेल्टा क्यू बाई टी। तो अगर एंट्रोपी हीट चेंज ऐसे एडियाबैटिक प्रोसेस में 0 होता है तो उस केस में एंट्रोपी चेंज भी वहां पे हमें 0 देखने को वहां पे मिलता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, उस केस में एंट्रोपी चेंज अगर 0 है तो एंट्रोपी उस केस में हमारे पास जो कांस्टेंट रहती है। तो अगर किसी सिस्टम में आपकी हीट ना जाए और उससे हीट बाहर को निकले तो ऐसे सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो हमेशा ही कांस्टेंट हमारे पास रहती है। और ये हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है चेंज ऑफ एंट्रोपी इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, चेंज ऑफ एंट्रोपी इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास है तो उस प्रोसेस के केस में हमें एंट्रोपी में क्या देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में जनरली पूछा जाता है कि प्रूव करो कि इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज नो एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज आपका जो है 0 होता है। ये प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव करो कि रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में कोई भी एंट्रोपी चेंज नहीं होता, या डेल्टा एस हमारा जो है 0 होता है। या कई बार ऐसा भी बोला जाता है साथ में कि प्रूव करो कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो 0 होता है डेल्टा एस इक्वल टू 0 वो तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में होता है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एंट्रोपी चेंज हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसमें दोनों ही प्रोसेस आपके आ जाते हैं, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में डेल्टा एस 0 होता है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसलिए आपसे ये नहीं बोला जाता कि रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल, तो आपसे यही बोला जाता है कि प्रूव करो कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में डेल्टा एस जो है 0 के बराबर होता है। तो ये दो आर्टिकल आपके इकट्ठे ही हैं यहाँ पे जो हमने करने हैं। पहले हम क्या करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एंट्रोपी चेंज यहाँ पे देखेंगे। तो बता कि हम जो रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे करवाएंगे वो थ्रू पीवी डायग्राम उस रिवर्सिबल प्रोसेस को यहाँ पे देखते हैं। तो आपको पता है कि पीवी डायग्राम में वी हम एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं और जो प्रेशर है वो हम वाई एक्सिस की तरफ यहाँ पे लेते हैं। और जब हम कोई रिवर्सिबल प्रोसेस करवाते हैं तो उस प्रोसेस को करवाने के लिए हम क्या करते हैं, दो एडियाबैटिक्स और दो आइसोथर्मल यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो दो एडियाबैटिक हमारे पास जो है उनके कर्व हमारे पास जो इस तरह के यहाँ पे रहेंगे, और जो दो आइसोथर्मल हैं उनके कर्व हमारे पास जो इस तरह के यहाँ पे रहेंगे। तो तभी ये जो प्रोसेस है ये हमारा एक साइकिल बनेगा। यहाँ पे ये है साइकिल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, और इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं कि ये हमारे पास ए बी और सी और ये डी। और ये साइकिल कैसे बनता है, अगर फिजिकली इस चीज को आप समझें, ये साइकिल कैसे बनता है वो पिस्टन वाले सिस्टम से। पिस्टन वाला सिस्टम आपका क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे ये आपका आपने पिस्टन यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर आप इसको ऊपर जाने देंगे तो गैस क्या करेगी, सिस्टम पे काम करेगी, और ये पिस्टन आपका ऊपर को जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा लेकिन प्रेशर डिक्रीज होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो चारों ही कर्व आपने बनाए हुए हैं, चाहे आपका ए डी
BC या CD या BA है। तो सबके केस में ऐसा ही हो रहा है कि जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर आपका डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हम A से स्टार्ट हुए, हमारा पिस्टन ऊपर को उठा, तो इस केस में क्या हुआ कि पिस्टन, ये जो प्रोसेस है ये आपका आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। मान लो इस कर्व के केस में टेम्परेचर आपने ले लिया T1 जो कि कांस्टेंट है, और इस कर्व के केस में टेम्परेचर ले लिया आपने T2। और जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है तो ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ कि हम ये वाला नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं, वो मेटल का सिलेंडर लेते हैं, उसको पिस्टन लगाते हैं ताकि हीट बाहर से आपकी एक्सचेंज हो जाए। तो हीट एक्सचेंज हो जाए तो यहाँ का टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख सकते हैं, मतलब बाहर से हीट आपको लेने की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि इसकी हीट पिस्टन को ऊपर करने में यूज हो जाती है, तो यहाँ की हीट कम हो जाती है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो आपको बाहर से भी हीट देनी पड़ेगी। तो इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस जब भी आप करवाते हैं तो बाहर की हीट आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना होता है। तो इसलिए ये वाला सिलेंडर हम जो है आइसोथर्मल के कर्व के लिए लेते हैं, मतलब टेम्परेचर को हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, T1 हमने इसको रखना है। अगर ये टेम्परेचर आपका फिक्स रहे तो पिस्टन ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि ये गैस आपकी ठंडी हो जाए, इसलिए टेम्परेचर चेंज होगा यहाँ पे। लेकिन हाँ, आपने बाहर से इसको हीट देनी है ताकि टेम्परेचर एक ही रहे। तो इसलिए पहले वाले कर्व में हम टेम्परेचर T1 कांस्टेंट रखेंगे, तो जब हम इस सिलेंडर का पिस्टन ऊपर को जाने देंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा लेकिन प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से कर्व पहला आएगा। और मैंने बोला था कि स्लोप जो होती है वो आइसोथर्मल की कम होती है, एडियाबैटिक की ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो कर्व आपने ऐसे बनाया हुआ इसकी स्लोप ज्यादा है, तो ये दो हो गए एडियाबैटिक कर्व, लेकिन ये दो हो गए आपके आइसोथर्मल क्योंकि इनकी स्लोप कम है। तो यहाँ पे पहले केस में हमने ये वाला सिलेंडर लिया और पिस्टन को ऊपर जाने दिया तो वॉल्यूम इसका कम हुआ, प्रेशर इसका बढ़ा। तो ए बी कर्व हमारे पास है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपके पास ए बी कर्व इस तरह से बना। और फिर अगर हम दूसरे इस T2 वाले की बात करेंगे तो T2 वाले में हमारे पास इसी तरह से ही होगा, सेम वे में, कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो मतलब हम क्या करेंगे कि यही सिलेंडर लेंगे और इस सिलेंडर का T2 हम जो है फिक्स कर देंगे। तो यहाँ भी बाहर से हीट हम ले सकते हैं कि टेम्परेचर। तो इस प्रोसेस में हमारे पास दूसरा आइसोथर्मल यहाँ पे बनेगा, लेकिन ये दोनों आइडियाबैटिक है हमारे पास। तो हम कैसे करेंगे, आप पहले इधर से इधर को जाएंगे, पहले आप आइसोथर्मल प्रोसेस करवाएंगे A to B, और जब आप B पे पहुंचेंगे तो आप B से C की तरफ जाएंगे। तो B से C की तरफ जब आप जाएंगे यहाँ पे भी हमारे पास जो है एक्सपेंशन ही हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हमने इस प्रोसेस को आइडियाबैटिक बना दिया। यहाँ B के बाद इसको आइडियाबैटिक बनाया, तो आइडियाबैटिक बनाया तो यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड रहेगा। तो इस केस में आपका ये वाली फिगर यहाँ पे काम करेगी, ये वाली। तो पिस्टन आपका ऊपर को उठेगा लेकिन बाहर से आप हीट नहीं एक्सेप्ट कर सकते, बाहर से आप हीट नहीं एक्सेप्ट कर सकते। यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आपका चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि B to C वॉल्यूम बढ़ रहा है थोड़ा सा, लेकिन प्रेशर हमारे पास जो है डिक्रीज हो रहा है। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, C से D की तरफ आपके प्रोसीड होंगे। तो C से D की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या होगा, अब उल्टा होगा। अब हमने क्या करना है, ये पिस्टन जो आपका ऊपर को जा रहा था अब हमने इसको नीचे की तरफ करना है। तो ये वाला जो कर्व अब आपका बनेगा, ये बनेगा CD कर्व। मतलब आप इस पिस्टन को नीचे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा। वही आपका यहाँ पे हो रहा है, वॉल्यूम इधर को आप आ रहे हैं, वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। और फिर आप अगेन क्या करेंगे, दोबारा से अब आप आइडियाबैटिक प्रोसेस करवाएंगे D के बाद A तक। यहाँ पे आप अगेन आइडियाबैटिक प्रोसेस करवाएंगे और आइडियाबैटिक प्रोसेस में वही होगा कि प्रेशर
आपका इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम थोड़ा सा घट रहा है। तो वॉल्यूम थोड़ा सा घट रहा है यहां से यहां तक, लेकिन प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है और दोबारा से आप इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो ये हुआ आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि आप डिफरेंट प्रोसेसेस करवाते हुए चलते हैं, लेकिन आप दोबारा से उसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस ए से चल के हम बी सी डी से होते हुए दोबारा ए पे पहुंचे। तो यहाँ पे पहले तो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस करवाया, फिर हमने एडियाबैटिक प्रोसेस करवाया, फिर हमने अगेन आपका आइसोथर्मल प्रोसेस करवाया, फिर आपने अगेन एडियाबैटिक प्रोसेस करवाया। तो दोबारा से आप इनिशियल स्टेट पे यहाँ पे पहुंच गए। तो ये हमारे पास एक साइकिल बना, इसको हम रिवर्सिबल साइकिल यहाँ पे बोलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस का जो साइकिल है हमारे पास वो यहाँ पे इस तरह से बनता है। तो ये चीज अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो दिनेश के बुक में भी उन्होंने ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हुई है यही चीज, पर मैंने वैसे बता दिया आपको कि क्या ये साइकिल हमारे पास जो किस तरह से बना। तो इतना भी आप इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे तो ये आपके लिए जो सफिशिएंट होगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग एक्सपेंशन, यहाँ पे दो चीजें हमारे पास हो रही है, एक एक्सपेंशन होगा, एक हमारे पास जो कंप्रेशन होगा। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन, क्योंकि आपको पता है कि जब आप ए से बी और बी से सी जाएंगे तो ये एक्सपेंशन है। क्यों? वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक्सपेंड होना क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है उसमें। ए से बी जाएंगे तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, बी से सी जाएंगे तब भी आपके पास वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ए से बी, बी से सी एक्सपेंशन है और सी से डी, डी से ए कंप्रेशन है, क्योंकि जब आप पीछे की तरफ आएंगे तो वॉल्यूम आपका घटेगा। तो एक्सपेंशन होगा ए बी सी और कंप्रेशन होगा सी डी ए। तो इसलिए ड्यूरिंग एक्सपेंशन हम देखेंगे कि हमें क्या देखने को मिलता है और ड्यूरिंग कंप्रेशन हमें क्या देखने को यहाँ पे मिलता है। तो अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो एक्सपेंशन के केस में हमारे पास हीट Q1 विल बी एब्जॉर्ब। तो इस केस में आपकी जो हीट Q1 है वो आपकी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, इसलिए यहाँ पे बुक में भी इन्होंने यहाँ पे Q1 लिखा हुआ है। अब हीट Q1 क्यों एब्जॉर्ब होगी? क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारे पास A to B आइसोथर्मल है और आइसोथर्मल जब प्रोसेस होता है तो इसको यहाँ पे ऊपर जाने के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी, मतलब वर्क इसने करना है तो वर्क को करवाने के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जब यहाँ से आप हीट लोगे तो यहाँ तो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो इसलिए हमें बाहर से भी इसको ऐड लेनी पड़ेगी हीट की। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जब एक्सपेंशन आपका होगा तो हीट की रिक्वायरमेंट होगी काम को करवाने के लिए। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, मान लो Q1 हीट आपकी यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई, तो अगर Q2 हीट आपकी एब्जॉर्ब हुई तो इस केस में हमारे पास गेन इन एंट्रोपी हमारे पास होगा, दैट विल बी Q1 डिवाइडेड बाय T। क्योंकि आपको पता है कि जब किसी सिस्टम को हीट मिलती है तो हीट मिलने से उसकी एंट्रोपी भी बढ़ती है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे गैस है, इस गैस को यहाँ पे हीट हमारे पास मिल रही है तो इसकी एंट्रोपी हमारे पास इंक्रीज होगी या इसकी एंट्रोपी में हमें गेन देखने को मिलेगा और वो गेन इन एंट्रोपी हमारे पास होगा Q1 डिवाइडेड बाय T। तो हमने लास्ट लेक्चर में वहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास जो हीट के साथ अगर हम 1/T को मल्टीप्लाई करें तो उसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो यहाँ पे Q1 डिवाइडेड बाय T इतना हमें जो है यहाँ पे एंट्रोपी में गेन देखने को मिला। और अगर हम ड्यूरिंग एक्सपेंशन की बात करें, सॉरी कंप्रेशन की बात करें, तो आपको पता है कि एक्सपेंशन के केस में हीट बढ़ जाती है सिस्टम की। तो कंप्रेशन के केस में जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने से प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो ये हमारे पास यहाँ पे हीटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो गैस है इसका टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके कारण हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो हीट है दैट विल बी लिबरेटेड। तो हम क्या बोलेंगे कि हीट Q2
will be liberated ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो इसका टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है। तो जब आप इसको प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो आप बाहर को हीट जाने देंगे। तो इसलिए ड्यूरिंग कंप्रेशन यहाँ पे हीट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, देयर विल बी हीट दैट विल बी लिबरेटेड, मतलब हीट आपकी एमिट होगी। तो हीट आपकी एमिट होगी। और आपको पता है कि जब भी कोई सिस्टम आपका हीट को लूज करता है तो उसकी एंट्रोपी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ऊपर हमने क्या बोला था कि जब भी कोई सिस्टम आपका हीट उसमें बढ़ती है तो एंट्रोपी बढ़ती है, इसलिए हमने पॉजिटिव ली। लेकिन जब किसी सिस्टम में आपकी हीट एनर्जी लिबरेट होती है, बाहर निकलती है, तो उसकी जो एंट्रोपी है वो हमारे पास जो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि देयर विल बी लॉस इन एंट्रोपी। तो लॉस इन एंट्रोपी वो हमारे पास कितना होगा, -Q2 बाई T2। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे -Q2 बाई T2 हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि Q2 हीट आपकी यहाँ पे कम हो रही है, सिस्टम की हीट कम हो रही है। तो जब हमारे पास कोई सिस्टम हीट कम करता है या डिक्रीज उसकी होती है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो माइनस एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Q2 बाई T। तो Q2 बाई T2 वो हम यहाँ पे इसको जो है लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास आपका T1 आना था, क्योंकि ये हमने पहले आइसोथर्मल के केस में लिया, इसलिए पहले आइसोथर्मल का टेम्परेचर हम T1 लेंगे। और ये हमने दूसरे आइसोथर्मल के केस में लिया जब हमने T2 को कांस्टेंट रखा, तो इसलिए हमने इसको -Q2 बाई T2 लिखा, क्योंकि यहाँ पे हीट आपकी लिबरेट हो रही है, निकल रही है। तो इसलिए यहाँ पे लॉस इन एंट्रोपी आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी कोई सिस्टम हीट उसमें कम होती है तो वहाँ पे एंट्रोपी में हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको -Q2 डिवाइडेड बाय T2 यहाँ पे लिखेंगे। और अगर हम यहाँ पे नेट चेंज इन एंट्रोपी देखें तो नेट चेंज इन एंट्रोपी वो हमारे पास जो है दोनों का सम हमारे पास होगा। तो नेट चेंज इन एंट्रोपी उसको हम लिखेंगे आपके Q1 बाई T1 और -Q2 बाई T2। तो नेट चेंज इन एंट्रोपी इसको हम बोलेंगे, जिसको हम DSB यहाँ पे लिखते हैं। तो नेट चेंज इन एंट्रोपी विल बी Q1 बाई T1 -Q2 बाई T2। लेकिन हमने पिछले आर्टिकल में देखा था कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, पिछले आर्टिकल में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसके केस में Q1 बटा T1 इक्वल टू Q2 बटा T2 हमारे पास होता है। ये हमने वहां पे डिस्कस किया था कि फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस Q1 बटा T1 इक्वल टू Q2 बटा T2 हमारे पास होता है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे भी ये दोनों बराबर हैं, मतलब DS आपका कितना आएगा, 0। अगर DS 0 है तो हम क्या बोलते हैं कि S विल बी कांस्टेंट। तो इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में जो एंट्रोपी चेंज होता है वो 0 होता है। तो वहां पे मैंने वही चीज लिखी हुई है कि डेल्टा S इक्वल टू 0, कई बुक्स में डेल्टा भी लिखते हैं। तो डेल्टा S या DS इक्वल टू 0 फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, या हम क्या बोलते हैं कि इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये चीज आपको कई बार जो है पेपर में प्रूव करने के लिए आती है। और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट चेंज इन एंट्रोपी इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो आपकी इनिशियल स्टेज पे दोबारा वापस नहीं पहुंचता। रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हमने एक कार्नोट साइकिल बनाया और ए से चल के हम बी सी से होके दोबारा ए तक पहुंचे, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हम दोबारा से इनिशियल स्टेट पे नहीं पहुंचते। और इस तरह के जो प्रोसेस हमारे पास होते हैं वो होते हैं हीट कंडक्शन या रेडिएशन ऑफ हीट। जैसे आपकी हीट
मान लो वहां से हीट आ रही है, तो हमेशा ही हीट आपकी हायर टेम्परेचर वाली साइड से लोअर टेम्परेचर की साइड को जाती है। लेकिन ऐसा फिर होता नहीं कि लोअर टेम्परेचर वाली साइड से हीट आपकी दोबारा से हायर टेम्परेचर वाली साइड को जाए विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस है जो आपको नेचर में देखने को मिलता है कि हीट का कंडक्शन हमेशा ही एक साइड को ही होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाली साइड को ही होता है, तो वो हमारे पास एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लो एक हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है और वो हमारे पास दो बॉडीज के बीच में हमारे पास हीट का कंडक्शन आपका हो रहा है। तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपकी दो बॉडी इकट्ठी यहाँ पे बना देता हूँ और बोलता कि मान लो यहाँ पे पहली बॉडी का टेम्परेचर है हमारे पास T1 और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर है हमारे पास T2 और यहाँ पे जो T1 है वो आपका T2 से बड़ा है, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो अब आपको क्या होगा कि हीट जो फ्लो होगी वो T1 से T2 की तरफ होगी क्योंकि T1 आपका ग्रेटर है। तो हीट विल फ्लो फ्रॉम द हॉटर बॉडी टुवर्ड्स द कोल्डर बॉडी साइड। तो इसलिए जो पहली हमारे पास इस बॉडी से हीट इधर को आपकी ट्रांसफर होगी, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो बोलता कि लेट Q अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पे लेट Q अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रांसमिटेड। कितनी हीट आपकी ट्रांसमिट हो रही है इसमें T1 से T2 की तरफ, मान लो हमारे पास जो Q हीट आपकी जो है ट्रांसफर हो रही है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर लॉस ऑफ एंट्रोपी ऑफ हॉट बॉडी। अब हॉट बॉडी से हीट जा रही है कोल्डर बॉडी को, तो इसलिए हीट किसकी कम होगी, हॉट बॉडी की। उसका जो टेम्परेचर कम होगा, इसकी हीट जा रही है कोल्ड की तरफ, तो इसलिए लॉस किसकी हीट में होगा, T1 की, क्योंकि उसकी हीट जा रही है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि लॉस ऑफ एंट्रोपी ऑफ हॉट बॉडी। तो इसकी हीट में मान लो डिक्रीज हुआ आपका Q, तो उस डिक्रीज को हम लिखते हैं -Q और बटे में हम लिखते हैं T, क्योंकि जो एंट्रोपी की डेफिनेशन होती है वो होती है Q/T। लेकिन अगर Q डिक्रीज आपका पहली बॉडी की हीट में हो रहा है, तो इसलिए इसकी जो एंट्रोपी होगी वो -Q/T हमारे पास होगी, क्योंकि डिक्रीज इन हीट है -Q, तो इसलिए डिक्रीज इन एंट्रोपी हमारे पास होगा या लॉस इन एंट्रोपी हमारे पास होगा -Q/T। लेकिन किसका, हॉट बॉडी का। हम सिर्फ हॉट बॉडी की बात कर रहे हैं, पहले वाली की, दूसरी की बात नहीं कर रहे हैं। पहले वाले की हीट में लॉस होगा तो एंट्रोपी में भी लॉस होगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास सीधा होता है एंट्रोपी इक्वल टू -Q/T। तो इसलिए जो हॉटर बॉडी है उसके केस में हमें एंट्रोपी लॉस वहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि हीट लॉस भी उसमें हमारे पास यहाँ पे होगा। लेकिन जो दूसरी बॉडी है वो तो फायदे में है, तो उसको हीट मिल रही है, उसकी एंट्रोपी में इंक्रीज होगा। हॉट बॉडी अपनी हीट उसको दे रही है, लेकिन उसको वहां पे हीट का गेन हो रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, गेन ऑफ या गेन इन एंट्रोपी ऑफ कोल्ड बॉडी। तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है T2, लेकिन उसको हीट मिल रही है Q, तो Q/T2, तो इसका टेम्परेचर था T1, तो Q/T2 विल बी गेन ऑफ एंट्रोपी ऑफ द कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी को हीट मिल रही है, तो इसलिए वो प्लस होगी, +Q। और अगर हीट इंक्रीज किसी बॉडी की इंक्रीज करती है तो उसकी एंट्रोपी भी इंक्रीज करती है, तो इसलिए एंट्रोपी होती है हमारे पास Q/T, लेकिन यहाँ पे कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है T2, तो इसलिए हमारे पास होगा +Q/T2। तो इसलिए यहाँ भी हम क्या बोलेंगे कि नेट गेन इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पे सिस्टम क्या है, दोनों बॉडी। इस केस में जो सिस्टम आपका है वो दोनों बॉडी का सिस्टम है, जिसमें एक बॉडी से हीट दूसरे को जा रही है, एक की हीट में कमी हो रही है, दूसरे की हीट में आपका गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो इसलिए अगर हम नेट गेन इन एंट्रोपी की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे,
तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इन दिस केस डेल्टा एस विल बी इक्वल टू क्यू बाई T2 माइनस क्यू बाई T1, और इन दोनों में आपका Q कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास 1/T2 माइनस 1/T1 आपका बचेगा, और इसको आप एलसीएम लें तो ये हमारे पास T1 T2 बचेगा, और यहाँ पे T1 माइनस T2 आपका आएगा। अब आपको पता है T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है, T1 बड़ा है, तो बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है, इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0। तो ये प्रोसेस था इरिवर्सिबल। इसलिए हमें क्या पता चला कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एंट्रोपी चेंज जो होता है वो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये हमें प्रूव करने के लिए इकट्ठा आता है कि प्रूव दैट इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इन 0 एंड इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन 0। तो कई बार सीधा भी पूछा जाता है कि प्रूव करो कि एंट्रोपी चेंज जो है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है फॉर एनी प्रोसेस। तो इसको आप जो इस तरह से याद रखते हैं, और ये जरूरी करना है क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने कई बार देखा हुआ है कि पेपर में आपका आया हुआ है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग चेंज इन फेज ऑफ द सब्सटेंस। चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग चेंज इन फेज ऑफ सब्सटेंस। तो एंट्रोपी आपकी तब भी चेंज होती है जब किसी सब्सटेंस का फेज चेंज होता है। फेज चेंज मतलब वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, तो वहां भी हमें एंट्रोपी चेंज देखने को मिलता है। तो वो एंट्रोपी चेंज कितना होता है उसको हम इस आर्टिकल में यहाँ पे देखेंगे कि चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग चेंज इन फेज या ड्यूरिंग फेज चेंज इन केस ऑफ एनी सब्सटेंस। तो इसका एग्जांपल हम सिंपली आपके आइस, वाटर, स्टीम से लेते हैं, क्योंकि आपको पता है तीनों स्टेट आपको समझने के लिए बड़ी इजी होती है। पहले आपके पास आइस होता है, उसको थोड़ी सी एनर्जी मिले तो आपका मेल्ट होके वाटर बनता है, थोड़ी सी उसको ज़्यादा हीट आप करेंगे तो आपके पास वेपर बन जाते हैं। तो इसलिए पहला हम केस लेते हैं कि व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में हमारे पास चेंज हो रहा है। तो जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में हमारे पास चेंज होता है तो उस केस में हमारे पास जो है एंट्रोपी चेंज कितना होता है वो हमने यहाँ पे देखना है। तो इसको हम, अगर आपको याद होगा, मैंने पहले करवाया हुआ है एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे हम लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और वो हमने लिखा था उसको L से। और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास क्या होती है कि अगर हमने 1 यूनिट मास के किसी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में अगर कन्वर्ट करना है तो जितनी हीट उसको चाहिए होगी उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो अगर मैंने पहले भी समझाया था कि हमारे पास 1 यूनिट मास है, कोई 1 यूनिट मास हमारे पास है, वो सॉलिड स्टेट में है, और इसको अगर आपने जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास जो सॉलिड है और ये हमारे पास लिक्विड है, और इस 1 यूनिट मास के सॉलिड सब्सटेंस को अगर आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो जितनी हीट आपको चाहिए होगी उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ एनी सॉलिड सब्सटेंस टू लिक्विड फॉर्म इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये पहले भी मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर 1 यूनिट मास है तब हीट चाहिए आपको L, लेकिन अगर मास है हमारे पास M तो 1 के लिए चाहिए आपको हीट L, 1 यूनिट मास के लिए हीट चाहिए L, तो M मास के लिए हीट आपको कितनी चाहिए होगी ML। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आइस को वाटर में चेंज करने के लिए हीट आपको ML चाहिए होगी।
अगर हमारे पास कोई आइस है, पीस है, और उसका जो मास है वो हमारे पास m है, तो इसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट चाहिए होगी ml। तो यहाँ पे हीट आपकी कितनी होगी, m इंटू एल। तो इसलिए आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट आपको ml चाहिए। तो इसलिए ml हीट आपको चाहिए। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि एंट्रोपी चेंज की अगर हम बात करें तो एंट्रोपी चेंज हमारे पास हम सिंपली Q बाई टी यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हीट जो है आपकी वो आपकी ml होगी और यहाँ पे हम इसको T से लिखेंगे। तो इसलिए एंट्रोपी चेंज यहाँ पे हमारे पास जो है देखने को मिलेगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो ये हमारे पास जो आपको देख रहे हैं कि मास भी पॉजिटिव होता है और लेटेंट हीट मतलब हीट तो चाहिए, नेगेटिव हीट वहां पे नहीं है, तो वो भी हमारे पास जो पॉजिटिव है। तो इसलिए एंट्रोपी चेंज वहां पे हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। तो चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव, मतलब कि देयर विल बी इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो बोलता है अगर ऐसा हमारे पास होता है तो बोलता है देयर विल बी इक्वल डिक्रीज इन एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग्स। तो जो हमारे पास आसपास की सराउंडिंग है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हमें कहीं पे लग रहा है कि हीट बढ़ रही है लेकिन आ तो सराउंडिंग से रही है, तो सराउंडिंग की हीट पे लॉस होता है, सराउंडिंग की हीट पे लॉस होगा। अगर किसी सिस्टम को हीट मिल रही है उसमें तो हीट गेन हो रही है, लेकिन जहां से वो हीट आ रही है उसकी तो हीट लॉस हो रही है। तो इसलिए वहां पे हम क्या बोलेंगे, वहां पे आपको डिक्रीज इन एंट्रोपी देखने को मिलेगा। तो जिसमें हीट बढ़ती है, जिसकी हीट बढ़ती है उसकी एंट्रोपी में इंक्रीज होता है, लेकिन जिसकी हीट घटती है उसकी एंट्रोपी में डिक्रीज होता है। तो अगर हम सिस्टम को ही ले रहे हैं तो सिस्टम के केस में हमें गेन इन एंट्रोपी मिल रहा है, इंक्रीज इन एंट्रोपी मिल रहा है, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी में हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा या होगा। आप खुद ही ये सोच सकते हैं कि सराउंडिंग की एंट्रोपी में डिक्रीज होना ही है, क्योंकि हीट उससे मिल रही है, हीट उसकी लॉस हो रही है। तो जिसकी हीट का नुकसान होगा उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी, जिसकी हीट में फायदा होगा उसकी एंट्रोपी हमें इंक्रीज होनी है, क्योंकि मैंने बोला था कि एंट्रोपी इज रिलेटेड विद द डिसऑर्डर। तो जब भी कोई सिस्टम या कोई गैस आपकी हीट होती है उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ज्यादा रेंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं, उनमें डिसऑर्डर आ जाता है। तो जब भी डिसऑर्डर किसी सिस्टम में आया नहीं, एंट्रोपी बढ़ी नहीं, और डिसऑर्डर हीट की वजह से आता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, अगर किसी सिस्टम की हीट इंक्रीज हो रही है तो वहां पे डिसऑर्डर बढ़ेगा। तो डिसऑर्डर बढ़ेगा तो हमारे पास वहां पे जो एंट्रोपी है वो उस सिस्टम की हमारे पास जो है बढ़ेगी। तो ये हमारे पास था व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर। अब एक दूसरे तरीके से हम इस चीज को देखते हैं कि व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। ये तो हमने एक ही इसकी स्टेज ली कि आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होता है तो उस केस में एंट्रोपी आपकी बढ़ती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि आइस का आपके पास जो वेपराइजेशन होती है, मतलब पहले आइस से आपके पास लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड से हमारे पास जो है आपका स्टीम बनेगी। तो ये हमारे पास है व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो ये हमारे पास जो दो तरह से हमारे पास होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट इसका कि व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो आपको पता है डायरेक्टली तो होता नहीं है, पहले आइस आपका मेल्ट होगा, पानी वाटर बनेगा, वाटर से आपके पास जो है फिर स्टीम बनेगी। तो बोलता है कि लेट T1 विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट इनटू वाटर एंड T2 इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इनटू स्टीम। तो बोलता है कि मान लो हमारे पास वो T1 टेम्परेचर है और T2 टेम्परेचर है, और T1 टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब आइस से आपका वाटर बनता है। क्योंकि आपको पता है कि आइस जो होता है वो मेल्ट कब करेगा, जब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बोलता है जिस टेम्परेचर पे आइस आपका मेल्ट होता है उस टेम्परेचर को हम T1 यहाँ पे ले लेते हैं। और एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिसको आप 100 डिग्री बोलते हैं वाटर के लिए। तो 100 डिग्री पे क्या होता है कि जो वाटर है उसका स्टीम बनना शुरू हो जाता है। तो T2 इज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स। तो ये हम यहाँ पे दो टेम्परेचर आपके
डिसाइड कर लेते हैं। तो बोलता है कि देन द एंट्रोपी चेंज व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो हम क्या बोलते हैं कि व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो जब आइस आपका वाटर में कन्वर्ट होता है तो उस केस में जो एंट्रोपी चेंज हमें देखने को मिलता है वो हमारे पास mL1 डिवाइडेड बाय T1। ये अभी हमने किया। तो हम क्या कर रहे हैं कि जिस टेम्परेचर पे आपका आइस मेल्ट हो रहा है और वाटर बन रहा है वो टेम्परेचर हमारे पास T1, और हीट वाटर को जो आइस है उसको कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड में वो हम यूज करते हैं mL1। तो यहाँ पे इसको हमने वैसे ही L1 लिखा, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही है। तो लेकिन ये हमारे पास है कब, जब हम पहला प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो हमने यहाँ पे L1 ली। तो इस केस में हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज होगा दैट विल बी mL1 डिवाइडेड बाय T1। और फिर हमारे पास है द एंट्रोपी चेंज व्हेन वाटर इज हीटेड, व्हेन एंट्रोपी चेंज when water is heated from T1 to T2। ये हमारे पास नेक्स्ट है। अब आपको पता है कि ऐसा तो होगा नहीं भाई, पानी मेल्ट हुआ और सीधा ही उसके वेपर बन गए। पहले उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 और 100 डिग्री, और 100 डिग्री के बाद वो वेपर बनना उसके कंप्लीटली जो शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसका टेम्परेचर भी हमारे पास जो इंक्रीज होगा, तो बोलता है मान लो उसका टेम्परेचर T1 था जब वो मेल्ट हो गया और उसका टेम्परेचर आपका T1 से T2 तक गया, तो उस केस में हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज होगा वो आपका, उसको हम, ये हमने डेल्टा S1 लिखा था, उसको हम लिख देते हैं डेल्टा S2। तो एंट्रोपी चेंज व्हेन वाटर टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2। तो जब वो मेल्ट हो गया उसके बाद उसका टेम्परेचर T2 तक जाता है, तो T2 हमारे पास क्या है टेम्परेचर, जब वो बॉयल करना शुरू कर देगा, तो वहां भी एंट्रोपी चेंज हमें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि एंट्रोपी चेंज जब वो मेल्ट होगा तब हमें देखने को मिलेगा या जब वो बॉयल होगा तब हमें देखने को मिलेगा। जो बीच वाली स्टेज है जिसमें वो गर्म भी होगा आपके पास T1 से लेकर के T2 तक, वहां भी हमें एंट्रोपी चेंज देखने को मिलेगा। और ये एंट्रोपी चेंज हमारे पास कितना होगा, mc log of E T2 by T1। तो ये बुक में नॉन डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कहां से हमारे पास आया। बोलता कि जब पानी का टेम्परेचर T1 से T2 होगा तो एंट्रोपी चेंज हमारे पास जो इतना यहाँ पे होगा। तो बोलता कि एंट्रोपी चेंज का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो आपने अभी पढ़ा कि डेल्टा S इक्वल टू हमारे पास Q बाई T हम जनरली लेते हैं, या कई बार हम इसको यहाँ पे हीट में चेंज होता है तभी एंट्रोपी में चेंज होता है, कई बार हम इसको डेल्टा Q भी लिखते हैं या DQ भी हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो इसको हम डेल्टा Q बाई T यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन बोलता है कि इस केस में जो हमारे पास हीट होती है, अगर हम हीट की बात करें तो हीट हमारे पास जो होती है वो आपकी DQ mc इंटू dt हम इसको लिखते हैं। तो हमें पीछे किया है ये वाला जो फॉर्मूला है, ये इससे पहले हमने यहाँ पे किया था जब हमने आपकी जो स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट वहां पे पड़ी थी, तो वहां पे फॉर्मूला हमने किया था कि DQ हमारा जो mc इंटू dt आपका होता है। तो यहाँ पे हीट की वैल्यू हम ये पुट करेंगे जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। तो डेल्टा S विल बी इक्वल टू T1 टू T2 या mc dt बाई T। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर आपको हो रहा है T1 से T2, तो T1 से T2 तक हम नेट एंट्रोपी चेंज निकालेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे भी इस फॉर्मूले में भी T1 टू T2 आपको जो है करना पड़ेगा। तो नेट एंट्रोपी चेंज फ्रॉम T1 टू T2 विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डेल्टा Q डिवाइडेड बाई T, क्योंकि हम इसी को ही एंट्रोपी चेंज बोलते हैं। तो इसको हमने इंटीग्रल किया T1 से T2 तक और हमने फॉर्मूले में पुट किया। जब आप इसको फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास m और c तो आपके पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे
और यहाँ पे T1 और T2 और यहाँ पे dt बाई टी आपके पास बनेगा। अब आपको पता है कि इंटीग्रल ऑफ 1/t क्या होता है, log ऑफ t। तो log ऑफ t में जब आप दोनों लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, इसको आपने सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि ये आ जाएगा log ऑफ t और कहां से कहां तक, T1 से T2 तक। तो ये आ जाएगा log ऑफ T2 माइनस log ऑफ T1, जो कि log ऑफ T2 बाई T1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से T1 से लेके T2 तक जो हमारे पास एंट्रोपी चेंज हुआ वो आपको यहाँ पे देखने को मिला। और इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड है कि जब वाटर आपका बॉयल हो जाएगा, तो वाटर जब आपका बॉयल हो जाएगा तो उस केस में एंट्रोपी चेंज उसको हम लेंगे डेल्टा S3 और वो हमारे पास कितना होगा mL2 और डिवाइडेड बाय T2। तो यहाँ पे जो L2 है ये है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये भी हमने पहले स्टडी किया था कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास क्या होती है कि जब हम किसी एक यूनिट सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो जो वाटर है उसका मास m है, क्योंकि आपको पता है कि मास चेंज नहीं होगा, पहले जो सॉलिड होगा उसका मास भी m होगा, जब वो मेल्ट हो जाएगा वो भी मास m ही रहेगा और जब वो वेपराइज हो जाएगा तो सारा मास m ही हमारे पास जो है होगा। तो इसलिए यहाँ भी हम क्या बोलेंगे कि एक यूनिट मास को एवेपोरेट करने के लिए आपको L2 हीट चाहिए, तो m मास को एवेपोरेट करने के लिए आपको हीट चाहिए m इंटू L2। तो इसलिए यहाँ पे ये है हीट mL2 डिवाइडेड बाई T2। तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस में आपकी 3 एंट्रोपी चेंज हुए। पहला हमारे पास हुआ डेल्टा S1, दूसरा डेल्टा S2, तीसरा डेल्टा S3। तो नेट एंट्रोपी चेंज क्या होगा, इन तीनों का सम। तो तीनों को आप ऐड करेंगे तो वो आपके पास जो है नेट एंट्रोपी चेंज यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। तो वो हमारे पास जो है डेल्टा S विल बी इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 और तीनों के जो एक्सप्रेशन आपने लिखे हुए तीनों को ऐड करेंगे तो mL1 डिवाइडेड बाई T1 प्लस MC log ऑफ E T2 बाई T1 और प्लस mL2 डिवाइडेड बाई T2। तो ये हमारे पास यहाँ पे नेट एंट्रोपी चेंज इन केस ऑफ फेज चेंज इन फेज ऑफ द सब्सटेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो जब किसी सिस्टम का हमारे पास जो फेज चेंज होता है तो वहाँ पे इतना एंट्रोपी चेंज हमारे पास यहाँ पे होता है। तो आप चूज कर सकते हैं इसमें से कि अगर जैसे वेपराइजेशन नहीं हो रही है तो आप इसको छोड़ सकते हैं लास्ट वाले को, लेकिन अगर हमारे पास मेल्टिंग भी हो रही है और हीटिंग भी हो रही है तब ये दोनों आपको लेने पड़ेंगे, ये दोनों लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर वेपराइजेशन भी होगी तब ये भी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन आपके पास था। तो अब तो शायद क्लासें ऑफ कर देते हैं क्योंकि अभी टाइम भी आपके पास थोड़ा है। तो आज 15 होगी, 16 आपका पहला पेपर कितनी तारीख को है, 22 को है। तो अभी क्लासें ऑफ कर देते हैं, आप तैयारी करो पेपर की अच्छे से। बाकी मैं वीडियो लेक्चर कोशिश करूंगा डालता ही रहूँ आगे के, तो आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन पेपरों की तैयारी अभी आप करो।